हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के ही रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th के रिवीजन में हमने सबसे लास्ट चैप्टर रिवाइज किया था जिसका नाम था अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और उसमें हमने अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम में निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनाना सीखा। और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। क्योंकि हमें बैक रिवीजन ले रहे हैं हम लोग लास्ट चैप्टर से, तो उससे पहले वाला जो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से पहले वाला, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। लेकिन बच्चों, जब तक हमें विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नहीं आएगा हम विद एडजस्टमेंट को अच्छे से कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम रिवीजन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिस पर कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, केवल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। और फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं ना बच्चों, तो उसमें हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का नाम आता है। जैसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। दूसरा होता है P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। और तीसरा होता है हमारा जिसका नाम है बैलेंस शीट। ये कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, और इसमें हम बनाते हैं हमारा जो स्टेटमेंट, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है कि हमारे सोल प्रॉपर्टीशिप फर्म की क्या एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कहते हैं, और सबको मिलाओ तो उसको फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ज्यादा थ्योरी पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है हम डायरेक्टली अकाउंट को पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L, उसके बाद बैलेंस शीट। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे ध्यान दे लेते हैं, आप भी ध्यान देना बेटा। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो हम एक टी शेप अकाउंट बनाएंगे। और टी शेप बनाने के बाद हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 ऑफ मार्च। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ के सब हेडिंग्स मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड है। और जो पहला ट्रांजैक्शन हमें लिखना है वो है ओपनिंग स्टॉक। और ये सारी चीजें हम ट्रायल बैलेंस को देखकर बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन उठाते जाएंगे। अप्रैल 1 की स्टॉक जो हमें दे रखी है उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेट परचेज आएगा, और नेट परचेज निकलता है परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे और वैल्यू लिख देंगे बाहर। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड दिया हो तो आप परेशान मत होना, रिटर्न आउटवर्ड इज द अनदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न। क्योंकि जब भी कोई खरीदते हैं सामान तो बाहर जाके ही तो उसको वापस करके आते हैं ना, तो इसका नाम होता है दूसरा रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद क्वेश्चन में ढूंढेंगे सेल दे रखा है, तो यहाँ पर भी नेट सेल ही आएगा, मतलब लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बच्चों रिटर्न इनवर्ड है, क्योंकि जिसको हमने सामान बेचा होगा वो हमारे घर आके ही तो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न इनवर्ड इज द अनदर नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। उसके बाद ट्रायल के बाहर बहुत ही अच्छे से लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है तो उन दोनों में विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस मतलब कम वाली वैल्यू को हम बाहर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी बच्चों हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं।
इसमें कौन कौन से हैं ये मैं अभी बताऊंगी, उनकी वैल्यू और नाम लिख के वैल्यू बाहर, और इधर की साइड का एडिशन और डेबिट साइड का एडिशन में मान लो अगर क्रेडिट का एडिशन वैल्यू ज्यादा है और डेबिट साइड की वैल्यू कम, तो ज्यादा वाली वैल्यू दोनों साइड लेकर डेबिट में बैलेंस करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, क्योंकि इसको अभी हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट साइड। और अगर हमारा डेबिट का बैलेंस ज्यादा और क्रेडिट का बैलेंस कम हो तो बैलेंस करेंगे बाई ग्रॉस लॉस CD, और ये जो बैलेंस हमारा हो रहा है ये हमारा अगले अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है P&L अकाउंट। अब P&L में बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नाम है जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने वाले नाम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो हमसे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं हमारे वेजेस के बाद अगर वेजेस एंड सैलरी दिया हो तो वो भी। दूसरा यहाँ पर आता है डॉग चार्जेस, और आता है यहाँ पर रॉयल्टी, और इम्पॉर्टेंट जो बहुत दिखते हैं यहाँ पर वो दिखता है हमें कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की जगह पर फ्राइट इनवर्ड भी लिखकर आ सकता है, या फिर कैरेज ऑन परचेज लिखकर आ सकता है। इसके अलावा में बेटा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आ जाता है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर आता है हमारा गैस, पावर एंड फ्यूल। अगर क्वेश्चन में हमारी फैक्ट्री लाइटनिंग है, या फिर मैं बोल सकती हूँ बच्चों फैक्ट्री के कोई भी खर्चे हैं वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ये जो नाम मैंने आपको लिखे हैं ऑलमोस्ट इसी से कवर होगा सारा, वेजेस एंड सैलरी, डॉग चार्जेस, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी आ सकता है इसकी जगह पर, गैस, पावर, फ्यूल, फैक्ट्री लाइटनिंग, केवल लाइटनिंग आएगा तो इनडायरेक्ट में जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स हैं जो, या फिर फैक्ट्री के कोई भी खर्चे वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्हें ढूंढेंगे बच्चों, और फिर तुरंत ही हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे और बैलेंस करेंगे। अब यही इसके आगे शुरू हो जाएगा हमारा P&L अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉड डाउन कर देंगे, और अगर ग्रॉस लॉस आया है तो उसे ब्रॉड डाउन करेंगे, और दोनों में से एक ही आएगा, ये अंडरस्टूड है। दो एंट्रीज एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे बाय इनकम्स एंड गेन्स। यहां पर आएगा टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अब ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढेंगे कि इनकम्स और गेन्स के अंदर क्या क्या आएगा, उनके नाम और वैल्यू लिखकर बाहर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम और वैल्यू लिखकर बाहर, और फिर बच्चों बैलेंस करेंगे लास्ट बैलेंस। अगर क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा तो वो दोनों साइड लेंगे और डेबिट में बैलेंस करेंगे टू नेट प्रॉफिट के नाम से, और ये ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। अगर हमारी डेबिट की वैल्यू ज्यादा और क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है तो बाई नेट लॉस से बैलेंस करेंगे, और ये वैल्यू भी हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और इस तरीके से हम हमारे P&L को कवर करेंगे। तो अब ये भी देख लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से आइटम है जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, अगर मैं नाम बताना शुरू करूं तो बहुत ज्यादा नाम है, लेकिन फिर भी मैं वो सारे नाम बताने की कोशिश करूंगी, आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। मैं ओरली बोल रही हूँ, आप चाहो तो उसको एक जगह लिख लो ताकि आपसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो लिख लेते हैं बच्चों, कुछ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे बच्चों सैलरी है, या फिर सैलरी एंड वेजेस लिखकर आ गया, या उसके अलावा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट के अलावा हमारे पास कोई भी लॉसेज है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है। इसके अलावा में बच्चों हमारे पास है जैसे कैरेज आउटवर्ड है, फ्राइट आउटवर्ड है, कैरेज ऑन सेल है, और बेड डेप्ट है, और प्रिपेयर है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, या फिर डिस्काउंट अलाउड है, और रेंट है, और
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, और कमीशन है अगर डेबिट दिया है तो, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, और इसके अलावा में हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, और ये सारे पॉइंट हमारे इनडायरेक्ट में आएंगे। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट आपके दिमाग में एक बार सेट हो गए हैं ना, तो उसके अलावा में जो भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। अब आता है सवाल कि भाई इनकम्स एंड गेन्स में क्या आएगा। तो इनकम्स एंड गेन्स में जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एनीथिंग विच इज रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट, और अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन के ब्रैकेट में क्रेडिट दिया है या डिस्काउंट के ब्रैकेट में क्रेडिट दिया है, या रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, या फिर रेंट फ्रॉम सबलेट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को सबलेट कर रखा है। तो ये सारी चीजें आपकी जो रिसीव आपको हुई है वो सब इनकम्स एंड गेन्स में चली जाएंगी। बैड डेब्ट रिकवर्ड, तो इस तरीके से क्वेश्चन में ढूंढेंगे और यहाँ पर पुट करके हम अपना कंप्लीट फॉर्मेट बनाएंगे ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट कवर करेंगे हम, कोई भी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज एक्स्ट्रा समझ के चलो, हालांकि ये हमारे एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी एक टर्म है बच्चों जो आगे जाके बड़े लेवल पे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे हमें दिखता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद और नेट प्रॉफिट से पहले निकालते हैं। इसका फॉर्मेट भी कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम, और हमने इस तरह से ट्रेडिंग बनाया, हमने यहाँ पर ट्रेडिंग एंड P&L बनाया, या हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, यहाँ पर नेट परचेज लिख दिया, ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर बच्चों हमने सेल लिख दिया, नेट सेल, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। ना हमने इसको वैल्यू कर दी, और बच्चों यहाँ मान लो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, हमने इसको CD किया, CD करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट साइड, ऑपोजिट साइड हमने इसको ब्रॉड डाउन किया, और ब्रॉड डाउन करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा ऑपरेटिंग इनकम्स एज पर नॉमिनल रूल, और यहाँ पर लिखा टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आ जाते हैं बच्चों हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें आ जाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें आ जाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, और इसमें आ जाते हैं हमारे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। और यहाँ हमने उसको लिखा, इनको ऐड किया, बैलेंस किया, वैल्यू इधर की ज्यादा तो दोनों साइड ले ली, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंस निकलता है, और अगर इधर हो रहा है तो ऑपरेटिंग लॉस आता है। उसके बाद बेटा हम इसको ब्रॉड डाउन करेंगे अगर, तो यहाँ से फिर हमारा P&L स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और यहाँ आ जाता है टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये जो बैलेंस आता है ना हमारा, ये टू नेट प्रॉफिट का, और इधर का बैलेंस बाई नेट लॉस का। इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉसेस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, तो ये सारे लॉसेस आ जाते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली लॉसेस। वो पॉइंट्स हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग में कवर कर लेते हैं बच्चों, और इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस का भी बीच में कभी कभी आता है, जिसके लिए कभी कभी हम दो फॉर्मूले लगाते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम्स और माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं और नेट प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट करते हैं और इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं और उसको कवर करते हैं। कम आता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि बच्चों को हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे क्या है और
कोई भी रैंडम क्वेश्चन बच्चों के आगे है तो वो उस पर गलती ना करें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल अकाउंट पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट जो है ना, वो बैलेंस शीट दो तरीके से हम बनाते हैं। एक होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। नॉर्मल में हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को यूज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले करंट एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स को फॉर्मेट में दिखाते हैं। और लायबिलिटी साइड भी सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद हम दिखाते हैं कैपिटल। और इसी तरीके से अगर हम परमानेंस की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उल्टा कर देंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, और एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स। तो बस ऑर्डर फॉर वाई याद रखिए, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन याद रखिए। और अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मैं आपको लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे बेटा हम लिखते हैं एज एट 31 ऑफ मार्च। उसके बाद लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और यहां हमने लिखा करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें कवर होंगी ध्यान देना। यहां पर आएगा हमारा कैश इन हैंड, और आएगा कैश एट बैंक, यहाँ आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्यूड इनकम्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर्स। ये अलग अलग ही नाम से आते हैं लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया है। यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, केवल स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी लिख सकते हैं। इसमें लूज टूल्स भी कवर हो जाएगा इसी के अंदर। लीज होल्ड प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर। यहाँ पर अब हमारे नॉन करेंट स्टार्ट हो गए, तो नॉन करेंट के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। इसमें आ जाएगा हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यहाँ आ जाएगा बिजनेस प्रमाइसेस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर या कोई भी फिक्स एसेट्स। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है बच्चों, मोटरसाइकिल वगैरह सब हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स भी कवर होंगे, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा में हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आएगा यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी नॉन करेंट और करेंट एसेट्स में आएंगी। इन सब की वैल्यूज लिखकर हम यहाँ पर इसका एडिशन करेंगे। और अगर हम लायबिलिटी साइड चलें तो सबसे पहले अगर हम करेंट एसेट्स को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे करंट लायबिलिटीज को कवर करें तो करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अगर हमने ओवरड्राफ्ट करवा लिया है तो आउटस्टैंडिंग आएगा यहाँ पर। और एक्सपेंसेस है ये हमारे अनअर्न्ड इनकम, जिसको हम एडवांस इनकम भी कहते हैं, ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल। यहाँ पर आता है हमारा क्रेडिटर, और बैंक लोन भी आएगा यहाँ पर। और शॉर्ट टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म लोन भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा में यहाँ पर आएगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें आ जाएंगे हमारे डिबेंचर्स या फिर वो सारे जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिया है। अगर लोन भी है और वो ज्यादा टाइम के लिए है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी में कवर होगा। उसके बाद हमारा कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो हमने अभी P&L में निकाला था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर क्वेश्चन में तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेस होगा यहाँ पर, याद रखिएगा, नेट लॉस लेस हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉइंग्स।
लेस हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस हो जाएगा यहाँ पर इनकम टैक्स, लेस हो जाएगा यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इनकी एक वैल्यू सिंगल निकाल के दोनों साइड ऐड करेंगे और दोनों साइड बराबर से ऐड होना चाहिए और ये दोनों ही हमारी बराबर हो जाएंगी वैल्यू। तो ये हमारे बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है और ये सारे पॉइंट्स हमारे बैलेंस शीट में यहाँ कवर होते हैं। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ कवर किए हैं और इसके अलावा में और कोई भी पॉइंट्स नहीं आते हैं। बाकी एसेट्स का तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए हमने फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही मेंशन कर दिया है। और अगर क्वेश्चन में जीएसटी भी है तो याद रखिएगा जितनी भी इनपुट में जीएसटीज है वो हमारी यहाँ पर आएंगी और आउटपुट जीएसटीज हमारी लायबिलिटी साइड आ जाएंगी। बाकी जीएसटी का सेट ऑफ मैं आपको बताऊंगी व्हेन वी डू द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हमने कंप्लीट फॉर्मेटिंग तैयार की जिसमें बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, P&L का कंप्लीट फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो हमने कवर किया। एक चीज और याद रखना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे और वो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की ये है बेटा, अगर क्वेश्चन में हमारे पास एडजस्टेड परचेज है या फिर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट में ट्रायल बैलेंस में कुछ चेंजेस लाते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले इसका रफ फॉर्मूला देखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इसमें ऐड करेंगे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सारी चीजें एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पर लिखना है ऑन द डेबिट साइड और इसके फॉर्मूले में आने वाला एक भी पॉइंट जो हमने ट्रायल में लिया था वो कोई भी पॉइंट हमारे इसमें नहीं आएगा। जैसे हमने ट्रायल में ओपनिंग लिया था, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हमने क्लोजिंग लिया था, तो ये कोई भी पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, ये वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये फॉर्मूले में ऑलरेडी कवर हो गया तो ये वाले पॉइंट नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सीधे इनके अलावा जो भी पॉइंट हमारे रह गए हैं हम उनको फॉर्मेट में दिखाएंगे। तो उसके अलावा में बेटा बस हमारे पास सेल ही बचा है, तो यहाँ पर सेल में से सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो और बैलेंस करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलेगा। कब करेंगे ये काम, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है तो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता है तो ऐसे में भी हम फॉर्मूले में वो सारी चीजें लेंगे, वो कॉन्सेप्ट मतलब अपने फॉर्मेट के अंदर वो कोई भी चीज नहीं लेंगे जो हमने इस फॉर्मूले में कवर कर दी। जैसे हमने यहाँ लिखा एडजस्टेड परचेज, क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू लिखी, यहाँ लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए थे उसमें से एक्सपेंसेस ढूंढे और बाहर लिख दिए, सेल में से रिटर्न को माइनस किया और फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला। ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे एडजस्टेड परचेज में। और कॉस्ट में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ इस वाले वीडियो में आप लोग सारे पहले कॉन्सेप्ट्स को अपनी साइड से डन करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे स्मॉल वाले जहाँ पर हमें कॉस्ट निकालनी होगी या क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, सेल दी नहीं दी होगी या सेल भी नहीं दी होगी लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को उस पर कनेक्ट करेंगे। उसके साथ आप एक और फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस रखना, ये हमारा कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला है और वो है हमारा नेट सेल जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। इसको हम सेल में से रिटर्न को माइनस करके निकालते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट या फिर अगर ग्रॉस लॉस है तो उसे ऐड कर देते हैं।
ये भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, फॉर्मेट को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि कोई आपकी फॉर्मेट बेस्ड गलती ना हो जाए और हमें क्वेश्चंस भी इजीली समझ में आए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आपको जो करना होता है वो ये है, वीडियो को बहुत सारा अपनी फ्रेंड्स में शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय।